मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में बढ़ रहे हैं। ट्रुथ सोशल पर सदर ट्रंप ने कहा, अमरीकी टीम को किसी मुआहदे में जल्दी ना करने का कहा है क्योंकि वक्त हमारे हक में है। ट्रंप का कहना था कि जब तक मुआहदा तय नहीं पा जाता, नाकाबंदी पूरी शिद्दत और मौसर अंदाज में बरकरार रहेगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान के साथ जंगबंदी मुआहदा फौरी होने का इम्कान नहीं, मुआहदे की मंजूरी में कई रोज लग सकते हैं। ट्रंप ने फिर सोशल मीडिया पर शोशा छोड़ दिया। ट्रंप ने AI से बनी जंग की तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर में ईरानी किश्तियों की तबाही के मनाजिर दिखाए गए। कोई भी फैसला सुप्रीम लीडर की इजाजत के बगैर नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पेशेज़गियान का बयान, मुआहदे के हतमी मतन का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी मुज़ाकराती टीम इस्माइल बकाई बोले, मुसव्विदे के करीब है। आबनाए हुर्बत से अमरीकी फरीक का कोई ताल्लुक नहीं है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उम्मीद पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर आज़म के मुताबिक खित्ते में अमन के लिए इस्लामी ममालिक की क़यादत से राबते किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम दौरा चीन, चीनी कंपनी अलीबाबा के हेडक्वार्टर्स का दौरा। कहा, पाक चीन दोस्ती की दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। खबर रसा इदारों के मुताबिक चीनी कंपनियों से $1.2 अरब की याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए। बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान जल्द खित्ते में तरक्की के सफर में चीन का हम कदम होगा। पाकिस्तान और चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं। चीन ने सदर शी जिनपिंग की क़यादत में आलमी सतह पर मुआशी और अस्करी मैदान में नुमाया तरक्की हासिल की है। पाक चीन कंपनीज में सरमायाकारों के मुआहदे और याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। ईद कुर्बा की रौनक उरूज पर दिलकश आराइश से सजे कुर्बानी के जानवर सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, जानवरों की कीमतों में होशरुबा इजाफा, गाहकों व्यापारियों के दरमियान भाव-ताव का सिलसिला भी जारी। कराची में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ इंतजामिया का क्रैकडाउन, मुताबिक अफराद गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर्स ने कमिश्नर कराची को रिपोर्ट पेश कर दी। इंतजामिया के मुताबिक शहर में गैर कानूनी मंडियों के बाइस ट्रैफिक और सफाई के मसाइल पैदा हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत ही अच्छा गुजरा होगा और मंडे भी आपके लिए अच्छा रहे। ईद की आमद है और ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 ही दिन बाकी रह गए हैं। आलम इस्लाम के लिए अकीदत के लम्हात का आगाज़ हो चुका है। सऊदी अरब में रूह परवर मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं और दुनिया भर से आए लाखों फर्जंदान इस्लाम मनासिक हज का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और आज़मीन मिना पहुँचना शुरू हो गए हैं। आज का दिन यौम तरविया कहलाता है, जहाँ हुज्जाज कराम मिना में क़याम करेंगे, जबकि कल मैदान अरफात में वक़ूफ़ अरफा अदा किया जाएगा, जो हज का सबसे अहम रुकन है। सऊदी हुक्काम के मुताबिक इस साल 15 लाख से ज़ायद आज़मीन बैरून मुल्क से सऊदी अरब पहुँच चुके हैं, जबकि शदीद गर्मी के पेश नज़र खुसूसी इंतज़ामात भी किए गए हैं। मक्का मुकरमा में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इसीलिए हुज्जाज को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने और हिफाजती हिदायत पर अमल करने की तरकीन की जा रही है। और इस हवाले से आगे चलकर बात करेंगे। इस वक्त मक्का मुकरमा में क्या सूरत हाल है और वेदर के हवाले से तो आपको बता ही रहे हैं। आगे चलकर ईद तक अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मौसम की सूरत हाल यहाँ पाकिस्तान में कैसी रहने वाली है, ये भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। महकमा मौसमियात ने आज से 31 मई के दौरान मुल्क के गर्मी की लहर की पेशगोई की है और दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेट्स टॉक अबाउट कराची, जहां हीट वेव का इम्कान तो नहीं है लेकिन शदीद हब्स भी है। नमी के बाइस गर्मी की शिद्दत आपको महसूस ज़्यादा होगी। इफ़ आई मे कंटेस्ट टू दैट, 2 दिन से वैसे तो तेज़ हवाएं भी चल रही हैं कराची में और कल थोड़ी सी गर्दालूद हवाएं भी चलीं और आज सुबह जो लोग उठे होंगे बड़ी खुशगवार हैरत में मुब्तला हुए होंगे कि इट्स ओवरकास्ट इन कराची, थोड़ा सा क्लाउडी है, थोड़ा सा मौसम अच्छा भी है। तो अगर ईद तक ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन क्या ऐसा होगा ये तो बात की बात है। लेकिन ओवरऑल मुल्क भर में हम देखें, बात करें तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, दर्जा हरारत 40 तक जा रहा है। ऐसे में जो कुर्बानी के जानवर हैं उनमें हीट स्ट्रोक और कमज़ोरी के केसेस सामने आने लगे हैं। अब ऑल्दो के 2 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका जानवर लाया हुआ बीमार पड़ जाए तो आपका एक एक पल भारी गुजर रहा होता है। 2 दिन तो
बहुत ही ज़्यादा आगे की बात है। तो किस तरीके से ख्याल रखा जाए, वेटरनरी डॉक्टर से इस पे बात भी करेंगे। बिल्कुल, और अब जिक्र कर लेते हैं एक अफसोसनाक वाकया। शायद कल क्वेटा में चंद फाटे के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाके के नतीजे में 14 अफराद जाँ बहक हुए और ट्रेन को भी नुकसान पहुंचा है। शरपसंद अनासर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को सैबोटाज करने के दर पे हैं। धमाके पर ईरान समेत आलमी रहनुमाओं ने मजम्मत की है। और अब चढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब, एंड दैट इज़ वज़ीर आज़म है चीन में, और ऐसे में पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एक बार फिर सिफारती और माशी सरगर्मियों में सामने नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग पहुंचे, जहां उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली शांग से अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। ये दौरा सिर्फ रस्मी नहीं है, बल्कि सीपैक फ़ेज़ 2, सरमायाकारी, ज़राअत, IT, मादनियात और जदीद टेक्नोलॉजी में नए ताउन की बुनियाद भी बन सकता है। वज़ीर आज़म चूँकि चीन में मौजूद हैं, उनका वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान अब कर्ज नहीं बल्कि सरमायाकारी और मुश्तरका तरक्की चाहता है। बीजिंग में अरबों डॉलर्स के मुआहदे और MOUs पर भी साइन हुए हैं, और इसके साथ साथ अली बाबा है या फिर कैटल और दीगर जो बड़ी चीनी कंपनीज़ हैं उनके साथ ताउन बढ़ाने पर भी बात हुई है। एंड एट द सेम टाइम पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने पर दोनों ममालिक की क़यादत दोस्ती को नई माशी समत देने के लिए भी बहुत पुरुमीद नज़र आती है। तो चलिए इसी मामले पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जमील साहब मौजूद हैं। डॉक्टर जमील साहब से बात करेंगे, साबिक सफ़ीर। ये बड़ा ही अहम था हमारे लिए कि जाहिर है हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना, हम इस मामले पर आगे बढ़ना चाहते हैं और हर वक्त जो गुजर रहा है हम अपने रिलेशनशिप को मज़ीद मजबूत से मजबूतर होता देख रहे हैं। इस रीजन में पाकिस्तान का चाइना के साथ रिलेशनशिप मज़ीद बेहतर हो जाना, और फिर जो हम देख रहे हैं कि MOUs पर साइन हुआ है, ख़ास करके वहाँ की जो बड़ी कॉर्पोरेट फार्म्स हैं उनमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? जी, पाकिस्तान को तो ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन बहरहाल फ़ेज़ 2 अब शुरू हुआ है। फ़ेज़ 2 में कुछ इब्तिदाई तौर पर मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जब ऐसे बड़े-बड़े बनते हैं तो कुछ उसमें तातुल भी आ जाता है, और उसके बाद बाकी और भी सियासी वजूहात भी हो सकते हैं पिछले दौर में। लेकिन अब क्योंकि फ़ेज़ 2 का आगाज़ शुरू हो गया है, लिहाज़ा साम्राज्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर के थे, यानी जो पहला फ़ेज़ था जिसमें सीपैक के बारे में बड़ी ज़बरदस्त स्टोरियाँ आपके नाज़रीन सुनते रहे हैं, लेकिन वो जब जाते थे देखने के लिए तो उनको सड़कों और पुलों के अलावा या बिजली जो आ रही है आपके पास, लोड शेडिंग खत्म हुई, उसके अलावा और कुछ भी उनको नज़र नहीं आता था। तो अब फ़ेज़ 2 में जो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स हैं आपके, या तिजारत है, B2B है, जिस तरह के बड़े कलीदी किस्म के $7 बिलियन के डॉलर के एक MOU साइन हुए हैं, और उसमें MOUs कुछ एग्रीमेंट में भी कन्वर्ट हुए हैं। इसी तरीके से कोई 13 बिलियन सारे मिला के सामदार साहब फरमा रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम इसमें पाकिस्तान को जो एक चीज़ जिसमें हमें थोड़ी-सी चाबुकदस्ती दिखलानी पड़ेगी, जैसे कि बाकी दूसरे ममालिक इंक्लूडिंग खलीजी ममालिक करते हैं, कि जब चाइनीज़ इधर आते हैं, मेरी चाइनीज़ के साथ मुलाकातें रहती हैं, जब वो आते हैं इधर तो उन्हें वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इन पर्टिकुलर, उस पे थोड़ा-सा उनका ख्याल रखा सही जाए। है। और ऑफ कोर्स सिक्योरिटी का मामला जो उनका है वो तो है ही है, और सिक्योरिटी के मामलात को तो हमारे मुल्क ने अच्छा डॉक्टर अपनी जमील, हद्दुल हम वसा कोशिश बिल्कुल करके ठीक है, जी। हम इस पे मज़ीद भी बात करना चाहेंगे आपसे। ये दौरा जियोपॉलिटिकल तनाजुर में कैसे अहमियत का हामिल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ओवर द वीकेंड बहुत अच्छी खबरें सुनने को मिली, पाकिस्तान से बड़े अहम दौरे हुए तेहरान में, एंड देन you know, we as media person we thought कि जी we were again on the brink of achieving something, लेकिन फिर उसके बाद से वही I'm not saying कि we are back to square one। ये अच्छी बात है कि ईरान की तरफ से अमेरिका दोनों तरफ से चीज़ें आगे बढ़ी, मार्को रूबियो, JD वेंस दोनों के बयानात बड़े अहमियत के हामिल हैं, बट अगेन बात वहीं आ गई कि जनाब अभी देर लगेगी। इनफैक्ट अभी कुछ देर पहले का मामला है कि जी जंगबंदी माहिदा फौरी होने का इम्कान नहीं है, वाइट हाउस अहदेदार कह रहे हैं काफ़ी दिन लग सकते हैं। क्या आपके पास इंसाइट है, क्या हुआ व्हेन वी वर ऑन द ब्रिंक ऑफ सम अचीविंग समथिंग और वो नहीं हो सका, सो व्हाट हैपेंड देयर? लेकिन पहले तो आपको मुख्तसरन मैं बता दूं, फिर इस पर आपको पहला सवाल जो आपने इब्तदाई तौर पर किया जो पॉलिटिकल
जो जी इसकी जी जी जी। इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान के इस मामले में, खासतौर पे जब आपने जिक्र किया है ईरान के इस डील का, उस हवाले से, और पाकिस्तान जियो पोलिटिकल कहाँ स्टैंड करता है, उस पर आ जाते हैं। लेकिन ये जो आप अभी फरमा रहे हैं, इसमें हम आज से एक हफ्ता पहले कहाँ थे, 3 दिन पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं। तो यस, कल बहुत ज्यादा ये इसकी सुनवाई थी कि चंद घंटों में ये वहाँ की मीडिया भी कह रही थी, जो मार्को रूबियो के उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से जो बयान आ रहे थे, उसमें भी यही इंदिया मिल रहा था। लेकिन अगर एक चीज इसमें देखिए आप, वो नेतन्याहू की गुफ्तगू है जो गुज़श्ता शब की थी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से, और यकीनन उनकी लॉबी वो डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द जो है, उसकी वजह से आपको थोड़े से हचकोले नजर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो ईरान और अमेरिका दोनों के लिए अशद जरूरी है कि वो इसे जल्द से जल्द इसको क्लोज कर लें, और बहुत क्लोज पहुंच गए हैं वो कह रहे हैं कि नेगोशिएशन में अभी उन्होंने कहा ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमें कोई इतनी जल्दी नहीं है, हालांकि उनको बड़ी जल्दी है, मैं उसको बताता हूँ कि क्यों जल्दी है। और फिर उसमें मीडिया रिपोर्ट कहता है कि लेबनान के मामले में, जब क्योंकि ईरान चाहता था कि ऑल फ्रंट पे अगर जंग बंदी हो और हमले बंद हो तो ऑल फ्रंट पे हो, वो लेबनान के मामले में इजराइल जो है वो इस पे बजिद होके बैठ गया है और अपनी लॉबी को उसने काफी एक्टिवेट कर दिया है। पहली चीज ये थी। और दूसरा ये है कि हरमुज का मामला तो मुझे इतना ज्यादा नहीं डिस्प्यूटेड नजर आता है, क्योंकि ओके। इस पर एतराज है कि कोई टॉल नहीं लिया जाए। और ईरान ने पहले कह दिया है कि वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की को कॉन्फिडेंस में लेके हम इसका एक अथॉरिटी हमने बना ली है, और जिसको कि हम इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे। और वो इंटरनेशनल कानून है, यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ आईसी, उसके मुताबिक बहुत सारे दिए हुए हैं प्रिविलेजेस, जो कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जिस मुल्क की होती है, जिन अपनाओं से होती है। तो जाहिर है इसमें टेरिटोरियल, जो कि सॉवरन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, वो ईरान की है अपना हरमुज पे, और जो इसकी ओमान की है। तो उसकी वजह से उनको आर्टिकल 24 के तहत ये अख्तियार हासिल है कि वो सर्विस चार्जेस ले लें, टॉल सही उसको ना सही। कहें, थोड़ा कम ज्यादा करके वो हो जाएगा। असल चीज ये है कि जो इब्तदाई तौर पर 4 नुकात है जिसके तहत के ये मामला 30-30 दिन का विंडो आगे खुलना था, या 7 दिन का आगे जाके जो विंडो खुलनी थी, वो असल चीज ये है कि पहले ये मामला खत्म हो जाए कि अपना हुर्मस और जो इब्तदाई बात है उस पे राजीनामा हो जाए। और बाकी एनरिचमेंट वगैरह का मामला, तो वो जो 14 पॉइंट्स हैं, वो तो अभी डिस्कस भी नहीं हो रहे हैं। वो तो सरसरी तौर पर उस पर बातें हो रही हैं कि जाके आगे जाके, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जब पाकिस्तान में, जिस तरह के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फरमा रहे हैं कि आगे जाके पाकिस्तान में ये दोबारा स्टेज सजेगा, दोबारा ये सिलसिला शुरू होगा। तो वो 4 नुकात सीधा सीधा जो मीडिया में आए हैं और मुख्तलिफ जराए से पहुंचे हैं दुनिया तक और हम तक, वो है कि जंग ऑल फ्रंट्स पे बंद की जाए, जो ईरान का मुतालबा है। और ईरान कहता है कि जो फंड्स उनके हैं उसको रिलीज किया जाए। तो फंड्स रिलीज में भी जो पहले इब्तदाई तौर पर इंडिया मिला के पहले ट्रांचे रिलीज करने के लिए अमेरिका राजी हो गया था, और है भी। और दूसरा ये है कि इसमें ईरान के अंडर अथॉरिटी स्टेट ऑफ हॉर्मुज रहेगा। वो मैंने आपको बता दिया कि राइट। इंटरनेशनल कानून उसमें जमील क्या साहब, आपको कहता है। क्या लगता है, उसमें कुछ जब 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 पाकिस्तान से भी हमने देखा कि अहम शख्सियात का दौरा हुआ ईरान का, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्लियरली ये कहा जाता है कि जी हम डील के बहुत क्लोज हैं। ये सारी चीज़ें तकरीबन ऐसा महसूस हुआ कि फाइनलाइज हो चुकी है, खास करके असद का मामला हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला हो गया। डू यू थिंक जो हम रियल स्पॉइलर इसराइल की बार बार बात कर रहे थे, यही एक रीज़न है कि हम किसी डील की तरफ नहीं पहुंच पा रहे इस मामले में? लाइक आई से दिस, क्योंकि एक दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि हम करीब हैं, एंड द अदर टाइम ही सेज कि जी अब नहीं हो सकता मुआहिदा। सो यू थिंक ये इसराइल के प्रेशर की वजह से बैक ऑफ आता है? नहीं, ये इस बात की गमाजी करता है ना कि इसराइली लॉबी, ज़ाहिर है इसराइल की वजह से इसराइली लॉबी वहाँ मुतारिक हो जाती है। जो आपने लिंडी ग्रैम्स का कल जो बयान पढ़ा, या जी। टैम क्रूज का जो आपने बयान पढ़ा, जो कि रिपब्लिकन के हैं, इसी तरह कुछ कैबिनेट मेंबर पुराने जो हैं वो भी रिपब्लिकन के हैं, उन्होंने बड़े अपोजिशन की है डोनाल्ड ट्रंप की। वो पहले क्यों नहीं की उन्होंने? ये तो खबरें काफी 3-4-5-6 दिन से बड़ी गर्म थी ना। लेकिन जब इजरायली लॉबी मजीद मुतहर्रिक हुई, ये बड़ी आसानी से आदमी इस चीज का का तजिया कर सकता है कि यस, ये इजरायली लॉबी
जब मुतहरिक होती है तो सदर पे प्रेशर पड़ता है। अब दो बातें हैं यहाँ, सदर यूनाइटेड स्टेट्स पर यानी अमेरिका के सदर पे जो प्रेशर पड़ रहा है दो किस्म का पड़ रहा है। एक तो ये है कि सियासी तौर पर वो समझते हैं कि इसकी सियासी कास्ट बहुत ज्यादा है, अगर ये जंग किसी करवट नहीं बैठता है ये ऊंट, तो उस मामले में सियासी कॉस्ट ये है कि अमेरिकन अवाम वो बहुत ज्यादा परेशान तंग है और उनके वोटर सपोर्टर्स अगले मिड टर्म इलेक्शन में उनको वोट नहीं देंगे। जब वोट नहीं देंगे वो जीतेंगे नहीं। 20 से 24 सीटें जिस तरह की तखमीना है, रेटिंग डाउन जा रही है, वो जब हार जाते हैं तो उनका लोअर हाउस अपर हाउस दोनों में सबकत खत्म हो जाती है और कांग्रेसमैन ने और सेनेटर्स ने कह दिया है कि हम तो 25th अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस कर देंगे, इन्वोक कर देंगे, इम्पीचमेंट हो जाएगी। और यहाँ तक भी है कि तैयार बैठे हुए हैं लोग कि जब इम्पीचमेंट हो जाए तो फिर केस रजिस्टर करें। तो ये कभी डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे। जाहिर है एक बहुत बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये मामला जल्दी निमट जाए। हालांकि पूरी दुनिया इस तकलीफ में है जो अरबाब ने की वजह से है, बिल्कुल। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर खास तौर पर प्रेशर एक इजरायली लॉबी का और दूसरा Alright. प्रेशर उनकी अपनी आवाम का। इसीलिए वहां के लोग कहते हैं कि व्हाट इज इट अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और इज इट वो अ फॉरेन सबसे ज्यादा पॉलिसी मेरे ऑफ ख्याल में इसकी इजराइल। वजह से इस एनी कंट्री हैज टू टेक द मोस्ट ऑफ इट इज यूएसए। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपके वक्त के लिए। जी, वाज my वंडरफुल टू हैव यू pleasure, वन my मोर टाइम। तो चलिए यहाँ पर वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा ईद की तैयारियों का भी जिक्र करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। अब ईद जो है वो बिल्कुल ही सर पे आ चुकी है, सूरज भी सर पे आ रहा है। ऑल दो कि पिछले 2 दिन से कराची में तो मौसम बहुत ही अच्छा है और सुबह तो बादल भी थे, रात इट वाज वेरी विंडी तो इट वाज गुड। लेकिन आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात ने जो सिंध भर में हीट वेव की पेशगोई की हुई है ना, उस वजह से दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। यानी कि 25 मई से जो फ़िज़ा में हाई प्रेशर सिस्टम बन गया है और 26 मई को मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है, इस हिसाब से टेम्परेचर्स आर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल। ओ यस, तो ये जो है सबके लिए मुश्किल होगा। यानी हमारे लिए तो ऑब्वियसली ईद की तैयारियां हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आपने अपना ख्याल तो रखना है। पूरे मुल्क में टेम्परेचर ऊपर जा सकता है। उधर लाड़काना जैकबाबाद में तो 50 डिग्री जाने तक बातें की जा रही हैं। एट द सेम टाइम आपने अपना भी अपने जानवरों का भी ख्याल करना है। तो आप सबसे पहले क्या एक्सपेक्ट करें इस ईद पर, टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है, इसी पर बात कर लेते हैं। मैथ स्पोक पर्सन हमारे साथ मौजूद है अंजुम नज़ीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, गुड मॉर्निंग। सर, कुछ लोग परेशान हैं। कल देर इज़ डिफरेंस ओपिनियन। कुछ लोगों को बहुत ही गर्मी लग रही थी, शाम में हवा चल रही थी, दिन में धूप ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ है। क्या एक्सपेक्ट किया जाए, ईद तक क्या टेम्परेचर रहने वाला है? जी बहुत शुक्रिया। आपको भी सुबह बखैर। देखिए, मुल्क भर में के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ तो आज से जो है 31 तारीख तक जो है हीट वेव की फोरकास्ट की गई है। और कल से ही हमने देखा कि सिंध के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 48 के आसपास पहुँच गया था। और तवक्को इस बात की है कि जो सिंध के बालाई और मगरबी अजला हैं, जिसमें कंबर शदाद कोट, लाड़काना, जैकबाबाद और उससे मुलिका कश्मोर सखर वगैरह के जो इलाके हैं या शहीद बेनज़ीराबाद तक, इन इलाकों में दर्जा हरारत कुछ मकामात पर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच सकता है। अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची में मौसम जो है वो नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल से मुराद ये है कि दर्जा हरारत जो है वो औसत के करीब करीब यानी कि 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने वाले हैं। इस दौरान हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से जो फील्स लाइक टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो सकता है। ताहम इस दौरान समुद्री हवाएं जो हैं वो वक्फे वक्फे से चलती रहेंगी, कभी तेज़ कभी कम। और जब जाहिर है कि हवा का पेस कम होता है तो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। अच्छा, अंजुम साहब, फिर ये जो आने वाले दिन हैं ख़ास तौर पे बकरीद में, कराची शहर की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि कुछ मौसम जो है वो बेहतर रहा, लेकिन ईद का ये ट्रेंड भी रहता है कि शदीद गर्मी हो जाती है। सो ऐसे में कराची में क्या सूरत हाल रहने वाली है? क्या यही थोड़ा बहुत मौसम थोड़ा मुतदिल रहेगा, या फिर जैसे कि आपने मैदानी इलाकों की बात की तो कराची में भी शदीद गर्मी होने जा रही है? हम इस तनाजुर में भी बात कर रहे हैं, बकरीद है, लोग जानवर कुर्बान कर रहे होते हैं और पहले दिन दूसरे दिन भी कर रहे होते हैं, तो इस तनाजुर में जी देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि टेम्परेचर तो ऑल दो कुछ ज़्यादा हाई रेंज में नहीं है, लेकिन नमी का तनासुब ज़्यादा रहने वाला है, तकरीबन 50% के आसपास दिन के औकात में भी।
तो जिसकी वजह से जो फील्स लाइक टेम्परेचर है, ये जब आप कोई मुशक्कत का काम करते हैं तो आपका ज़ाहिर है पसीना निकलता है, तो आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। तो इस दौरान जो है इस बात को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखें कि अपना ख़्याल रखें, और जब भी कोई इस किस्म का काम करें तो वो ठंडे औकात में करें, मुशक्कत वाला काम जो है। सही है। अंजुम साहब, ज़रा ट्रैवल एडवाइजरी भी हमारे साथ शेयर करते जाएं। ज़ाहिर है ईद है, वीकेंड के साथ आ रही है, एक लंबा लोगों के पास टाइम होगा तो लोग अपने आबाई इलाकों में भी जा रहे होते हैं, कुछ सैर व तफरी की गर्ज से भी जा रहे होते हैं। तो फिर ट्रैवल करना कितना आसान है लोगों के लिए, करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, देखते हुए कि कितनी गर्मी है अभी? देखें, बिल्कुल लोग ट्रैवल तो करेंगे जिन्होंने अपने प्यारों के साथ ईद करनी है। कुछ लोग तो जा चुके हैं या कुछ लोग आज जाएंगे या कल जाएंगे। तो ट्रैवल के औकात आप या तो नाइट में रखें या दिन अर्ली मॉर्निंग्स में रखें, क्योंकि 10-11 के बाद तो ऑफ कोर्स है कि जो आपके मैदानी इलाके हैं, चाहे वो सिंध के हों या पंजाब के हों, तो यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी राइज रहने वाला है। तो उस दौरान आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर आ सकती है। और अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करते हैं, या जो लोग इस दौरान जो है वो छुट्टियों की तरफ जाना चाहते हैं, तो नॉर्दर्न एरिया का वेदर जो है काफ़ी हद तक प्लेजेंट रहने वाला है। स्पेशली अपर केपी के जो इलाके हैं, जो हमारे सियाहती मकामात हैं, जिसमें कागान, नारान और उससे मुलिका इलाके, यहाँ केपी में मज़ीद बात करें तो सवात और कालाम वाली साइड जो है, यहाँ कश्मीर की साइड है या जीबी, तो इन इलाकों में तो जो है मौसम काफ़ी प्लेजेंट रहेगा, बल्कि वक्फे वक्फे से बारिश के इम्कानात भी मौजूद रहेंगे। ताहम ईद के दिनों में चांस ये है कि 90% ईद के पहले और दूसरे दिन जो है 90% पाकिस्तान में मौसम खुश्क रहने वाला है। ताहम फिर मैं बताता चलूँ कि जो नॉर्दर्न इलाके हैं उनका वेदर काफ़ी हद तक प्लेजेंट रहेगा। ताहम मुजफ्फराबाद में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे वेदर कैसा रहने वाला है। वेल, कराची के तक अच्छा रहने वाला है। जो लोग सफ़र करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये फॉरकास्ट आ गई है कि जी करें, आप करें, दोपहर के टाइम पे करें, लेकिन जो नॉर्दर्न एरियाज़ जा रहे हैं बस वो तो फिर जा ही रहे हैं ना। हम भी जा रहे हैं एक ब्रेक पे, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। ऑलराइट जनाब, अगर आपने जानवर अभी तक नहीं लिया है तो अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे? हैं, कुर्बानी के बाद लेंगे क्या? तो लाहौर की मनावा मवेशी मंडी और यहाँ पे मुरीद के मिट्ठू की धूम है। मालिक ने मिट्ठू की कीमत 20 लाख रुपए लगा दी है। वैसे अगर मैंने बात की थी, मैं उसका खुद ही जवाब दे देता हूँ। अगर आपने नहीं अभी तक खरीदा, हमें पता है तो क्यों इसी वजह से नहीं खरीद पा रहे आप। अफजाल अब्बासी के पास हम चलते हैं और उनसे बात कर लेते हैं। अफजाल, ये मिट्ठू जो 20 लाख का है, ऑब्वियसली चोरी वोरी तो नहीं खाता होगा जो 20 लाख का बन गया है। जरा दिखाइए मिट्ठू को और बात भी करवाइए इनसे। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की मनावा मवेशी मंडी में, जहाँ पर मुरीद के मिट्ठू की धूम है। 20 लाख रुपए इसकी कीमत बताई गई है। मेरे कैमरामैन मौजम अगर आपको दिखा सकें तो ये वो बैल है मिट्ठू जिसका नाम रखा गया है इनके मालिक की जानिब से। इनसे बात भी करते हैं। काफ़ी मजमा लगा लिया आपके मिट्ठू ने यहाँ पर, क्या कहते हैं, बड़ी कीमत आपने इसकी ज़्यादा नहीं लगा दी? नहीं सर, बहुत कीमत कम है। मेरा पाला बहुत है, 10 किलो रोज का दूध पिलाता रहा हूँ बच्चे। हमारे घर का बछड़ा है, मैंने खरीदा नहीं है, अभी अभी उतारा आपके सामने गाड़ी में। तो आप जो मुनासिब समझे तक लगा देना, हम बहुत बताएंगे आपको सही मना। खाली 10 किलो दूध, इसके साथ और क्या खिलाते रहे? इसको हमने दलिया डाला नहीं होता, भगो के वो खली दलिया दूध और कुछ इसको तूड़ी में बस पट्टे पट्टे बहुत कम डाले। कितना अर्सा इसकी आपने सेवा की है? इसकी 2 साल सेवा करी जी। जी बिल्कुल, मुरीद के का ये मिट्ठू है जिसकी 2 साल उनका कहना है कि खिदमत की है। इसको रोज़ाना 10 किलो दूध वो कहते हैं कि पिलाते रहे। इसके साथ दलिया जो है वो इसको खिलाया गया और इसलिए ये इतना सेहतमंद आपको दिखाई दे रहा है। और उनके मालिक का ये कहना है कि 20 लाख रुपए इसकी कीमत हमने लगाई है और अब ख़रीदार का इंतज़ार है। ईद में सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं। अब देखते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कौन जो शहरी है वो इस मुरीद के मिट्ठू को जो है वो ख़रीदता है और फिर इसको इस ईद कुर्बान पर कुर्बान करता है। जी बहुत शुक्रिया अफजाल। जैसे जैसे ईद करीब आती है, जिन लोगों ने जानवर नहीं ख़रीदा होता वो उम्मीद कर रहे होते हैं कि आखिरी चंद दिनों में जो है वो जानवरों की कीमतें कम होंगी, और इसी नीयत और इसी उम्मीद के साथ मेरे ख्याल में मवेशी मंडियों का रुख करते हैं। लेकिन क्या आज़ाद कश्मीर की मंडियों में कीमतें कम हुई हैं? अपने बजट में जानवर मिल पा रहे हैं या नहीं? ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर बशारत मुगल साहब मौजूद है हमारे साथ। बशारत, बताइएगा क्या सूरत हाल नज़र आ रही है मंडी की? हमने तो जिससे पूछा है वो कानों को हाथ लगा रहे हैं। ईद उल ज़ुहा मजहबी त्यौहार है और आज़ाद कश्मीर के 3 डिवीज़न के अंदर मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं। जितने भी शहरी हैं उन्होंने मवेशी मंडियों का रुख किया हुआ है
और इस वक्त जो मुख्तलिफ जानवरों की परचेजिंग के अंदर वो मसरूफ़ अमल हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस मौके पे वो क्या कहते हैं। आप भी सुन्नत इब्राहिमी को तकमील तक पहुँचाने के लिए, कुर्बानी देने के लिए यहाँ इस वक्त मवेशी मंडी में, क्या कहेंगे, क्या फीलिंग्स है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। असल में ये है कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा अरूज पे है इस टाइम, और अभी ये जो टाइम है इस टाइम भी ये व्यापारी जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेट बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता उन्होंने कुछ दिन रुकना है यहाँ पर। उसके अलावा जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, जो सब कुछ है, उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। अगर ये मतलब ये इस रेट पे ही बेच दें इनको, फिर भी कुछ नहीं बचता। जो फीड के रेट हैं और बाकी चीज़ें, इस टाइम हर बंदा ही पिसा हुआ है, हर बंदा खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी, किसी को कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। अभी करंट जो है मार्केट की हालात यही है। यही है। अच्छा, कह रहे हैं हर बंदा नुकसान में ही जा रहा है क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी है। फीलिंग्स क्या है इन जानवरों को देख के, क्या कहना चाहेंगे? देखें, हम आए हुए हैं मंडी में, जानवर तो हमने लेने हैं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी जो हमने पूरी करनी है, कोशिश कर रहे हैं हम भाव ताव करके कुछ बेल खरीद लें। आए हुए हैं, कोशिश हमारी जारी है कि अच्छा बेल हमें मिल जाए जो हम ले लें, जो अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी जिसकी कबूल करे। देखें जी बिल्कुल, आपने देखा नाज़रीन, मुख्तलिफ लोगों से यहाँ बात हो रही है। जिस शख्स से बात हो रही है दीनी हवाले से उसके जज्बात बहुत दीद रही हैं, क्योंकि ये सुन्नत इब्राहिमी है और उसकी अदायगी के लिए लोग इस हमें वक्त अपडेट कर रहे थे। जो साहब लेने आए थे वो शिकवा कर रहे थे, बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप मुख्तलिफ जो मवेशी मंडियाँ हैं, ख़ास तौर पे इंक्लूडिंग कराची, वहाँ जाके देखें तो वहाँ से शुनीद यही है कि कोई 50%, कहीं 60, कहीं 70% मंडी खाली हो गई। तो ये पता नहीं कौन अमीरजादे लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं ना, खरीद रहे हैं ना लोग। मेरे ख्याल में बात यह है कि रेट जैसे भी हो, हमें आपने सुन्नत इब्राहिमी तो पूरी करनी है ना, तो लोग ले जाते हैं जानवर। ऐसा भी है, अब ऐसा तो नहीं है कि जानवर खरीदेंगे नहीं, तो मंडियों में जो रेट लग रहे हैं उन्हें खरीदना है। खैर, मवेशी मंडियों की बात हो रही है और हम ये भी जिक्र करें कि किसने जानवर ले लिया किसने नहीं लिया। इसके अगला भी एक मरहला होता है। वो मरहला ये होता है कि भाई आप अपने छुरी और बुगदे वगैरह तेज़ करवा लें और फिर उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। साथ गुज्जर से ज़रा जानते हैं कि कराची में कहाँ मौजूद हैं, क्या माहौल देख रहे हैं। जो छुरियाँ तेज़ करा रहे हैं अब उसमें भी कसाई हैं या घर वाले भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि लग रहा है यहाँ भी मामला ज़रा मुश्किल होंगे, खुद ही करना पड़ेगा जानवर। बिल्कुल, ईद उल अज़हा के साथ ही जो कुर्बानी के जानवर हैं उनके कुर्बानी के लिए जो औजार इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी ख़रीदो फ़रोख्त में इजाफा देखा जाता है। और जो मार्केट से वो सजी जो है वो नज़र आती हैं, हर जगह जो है वो मार्केट्स में इस तरह की चीज़ें जो है वो सज जाती हैं और शहरियों का भी रश लग जाता है, दुकानदारों की भी जो है वो ईद हो जाती है ईद से कबल ही। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके बोरा पीर में, जहाँ पर ये एक शीशा गली की बिल्कुल साथ ही एक बड़ी मार्केट है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जी तमाम वो आपको आलात मिलेंगे जहाँ जो आपको कुर्बानी के औजारों में वो जो है चीज़ों का इस्तेमाल होता है। एक दुकानदार सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। सबसे पहले ये बताइएगा कि माशाल्लाह यहाँ पर आपके पास क्या क्या चीज़ें दस्तियाब है और जो शख्स कुर्बानी के लिए जो आलात खरीदता है जब वो इस मार्केट में आता है उसको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? अभी हमारे पास तो अभी फ़िलहाल ये मुट्ठी है, ये गोश्त के काम में इसमें गोश्त बनता है। फिर हमारे पास कोयले भी होते हैं और चटाइयाँ भी होती हैं, पर अभी तो सीज़न शुरू है तो एंड के 2-3 दिन पहले वो बाज़ार चलता है। पर ये तो इस मार्केट के अंदर मैं देख रहा हूँ जैसे कहीं पर छुरियाँ तेज़ हो रही हैं, कहीं पर जो है वो बुगडों की तैयारियाँ हो रही हैं। यहाँ पे छुरियाँ हो रही हैं माशाल्लाह से। ज़्यादातर यही काम होता है कसाई का, जो पूरा आइटम यहीं मिल जाता है। हर बारबी का भी मिल जाता है, ये टिक्का बोटियों का भी हर सामान मिल जाता है। ये हमारी मार्केट बहुत मशहूर है मार्केट ईद का। एक तरफ कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ आपको दिखाएंगे कि जो छुरी और जो बुगदे हैं वो भी जो है वो तेज़ किए जा रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चिंगारियाँ इस वक्त निकल रही हैं ये वही चिंगारियाँ हैं जो कि बकर ईद तक ये चिंगारियाँ इसी तरीके से जारी रहेंगी और जो शहरियों की जो आमद का सिलसिला है वो भी साथ ही साथ जो है वो जारी रहेगा। पूरी मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि जी इसी तरीके से शहरियों का जो है वो रश लगा रहता है और तमाम वो चीज़ें आपको एक ही मार्केट के अंदर जो है वो दस्तयाब होती हैं जो कि बकर ईद पर कुर्बानी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, चाहे वो कोई भी जो है वो आलात हो। साथ गुजर ये जो पीछे चिंगारियाँ निकल रही हैं, यही चिंगारियाँ निकलेंगी तो कोयलों में धुआं होगा। वाह वाह, वेरी पॉइंट, वेरी। सबसे बेहतरीन मेरे लिए ये था कि जब एक छुरी तेज करने वाले साहब ने ये बोला बारबी क्यों नहीं, उन्होंने बोला बारबी। तो ये बारबी तक तो हम आ गए हैं, एंड तक इतने बिजी होंगे, नाम बिल्कुल तब्दील से तब्दील होते चले जाएंगे। खैर, हम हीट वेव की बात कर रहे थे जब हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था और ऑब्वियसली जब हीट वेव होती है तो डॉक्टर्स के लिए ये एक अहम मसला है कि जो लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास और उनसे पहले तक खुद भी घरों में करने की कोशिश करते हैं, उनके जानवर बीमार हो जाते हैं। ऐसे में बेहतर ये है कि भाई आप डॉक्टर के पास चले जाएं, डॉक्टर से राय ले लें, खुद जानवरों का इलाज घरों पे ना करें।
आखिरी 2 दिन रह गए हैं अपने जानवर की भी मैंने तो अपनी हिफाजत। गुनाहगार आंखों से प्याज और उसके ऊपर 7 अप भी जानवर को ठूसते हुए देखा। हाँ। तो ये तक भी लोग करते हैं। खैर, अब किस तरीके से ख्याल रखा जाए, वेटरनरी डॉक्टर प्रोफेसर अनिला ज़मीर दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और डॉक्टर साहब, माई फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली इज़ के हम जानवर ले आते हैं, कुछ लोग तो हुज्जत तमाम करने के लिए 1-2 दिन पहले लाते हैं, कुछ लोग 10-10 दिन पहले लेकर आते हैं। उसके बाद उनको शिकायत होती है कि अरे ये वहाँ तो ठीक था, यहाँ के पता नहीं क्या हो गया इसको। फिर वो बच्चे जब उनकी मर्ज़ी होती है उसको बेचारे को खिलाते रहते हैं और जब फिर गर्मी होती है ना तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस वक्त जानवर को होती है। किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए ख़ास तौर पे क़ुरबानी के जानवरों के लिए जब हम ला रहे हैं और गर्मी इतनी है, किन चीज़ों को हम अडॉप्ट करें? आप बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे। जब हम कुर्बानी के जानवर लेके आते हैं तो हमारा जो इंतज़ाम है स्टार्ट हो जाता है कुर्बानी के जानवर की ट्रांसपोर्ट से। ट्रांसपोर्ट करके उसको घर लेके आना ये एक स्टेप है जिसमें हमें जानवर को कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उसको किसी किस्म की चोट ना लगे। और उसके बाद जब घर आ जाता है जानवर तो यहाँ पे हमारे हमने जैसे आपने खुद ज़िक्र किया कि बच्चे हैं, बच्चे उनको बिस्किट भी खिलाते हैं, चॉकलेट भी खिलाते हैं और जो कुछ बच्चे खुद खाते हैं, वो जानवरों को खिलाना पसंद करते हैं आउट ऑफ लव। लेकिन क्योंकि ये चाहे वो भेड़ बकरी हो या चाहे गाय भैंस हो या हमारे पास या बैल हो, ऊंट हो, इन तमाम जानवरों के को हम कंपाउंड स्टमिक एनिमल्स कहते हैं, यानी इनके 4 मैदे होते हैं। हमारा डिफरेंट है निज़ाम डाइजेशन का। हमारी खुराक जो है ये जानवर नहीं खा सकते, लिहाजा इनके लिए कुदरती चारा है अवेलेबल, इनके लिए खुश्क चारा है, फंडा अवेलेबल है। इनको इनकी खुराक ही देनी चाहिए। जब जानवर घर पे आप लेके आते हैं हमारे जो अवाम है तो वो एकदम से उनको पानी या 7 अप जैसे अभी आप फरमा रहे थे वो देते हैं। तो अब उससे ये फ़र्क पड़ता है कि जब एकदम से ट्रैवल करके जानवर आता है तो एकदम से जब उसको पानी पिलाते हैं तो उसे अफारा हो जाता है, टिम्पनी हो जाती है। उसके बाद फिर हम जानवरों को बहुत ज़्यादा डाइट एट लिब दे देते हैं। एट लिब का मतलब है कि उनके आगे हम खुराक रख देते हैं और वो सारा दिन उसे खाते रहते हैं, जिसकी वजह और पानी पीते रहते हैं, जिसकी वजह से अफारा हो जाता है। तो जानवर क्योंकि पीछे से जब फॉर्म्स से आते हैं या व्यापारी जब उनको बेचते हैं तो इस तरह का मैनेजमेंटल सिस्टम उनका नहीं होता, तो एकदम से जो चेंज आती है उसकी वजह से जानवरों में अफारा और जिसे हम अपनी टेक्निकल ज़ुबान में लैक्टिक एसिडियोसिस कहते हैं या ग्रेन ओवरलोड कहते हैं, वो साइंस आ जाते हैं, जिसमें आम तौर के ऊपर जो आवाम को नज़र आता है वो आता है कि जानवर ने मेगने करनी बंद कर दी या गोबर करना बंद कर दिया और इसके अलावा अफारा हो जाता है, जानवर खाना पीना बंद कर देता है, बैठ जाता है, उठता नहीं है। और बाज़ हालात में जानवर जो हैं वो नर्वस साइंस भी शो करते हैं। अवाम से इल्तमास तो यही है कि जब आप जानवर को लेके आएँ तो उसे कंफर्टेबली लेके आएँ और जब आप घर में ले आएँ तो 3-4 घंटे आप उसको कुछ ना दें, इवन पानी भी ना दें आप, और आप आस्ता आस्ता उसको थोड़ा थोड़ा करके आप उसको चारा देना शुरू करें। एकदम से डाइट की जो चेंज है वो जानवर के लिए तकलीफदेह होती है और बाकी जानवर को वेंटिलेटेड जगह के ऊपर रखें, हवादार जगह के ऊपर रखें, एसी में ना रखें, कूलर में ना रखें, पंखा ना लगा के दें। और इसके अलावा जो ज़्यादा जैसे बच्चे खेलते हैं जानवरों के साथ तो ज़रा बच्चों से दूर रखें जानवरों को। ये ज़रा मुश्किल काम डॉक्टर साहिबा आपने बता दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बच्चों से ही बचाना हर किसी को जानवर को, क्योंकि बच्चों को ज़ाहिर है शौक भी होता है, उनको अपना जानवर सबको दिखाना होता है, लेकिन ये आखिरी 2 दिन जो गर्मी के रह गए हैं इसमें गलियों में ले के जानवर को मत घूमें और उसको आराम करने दें, जितनी वॉक दरकार है उतनी ही दें, इससे ज़्यादा परेशान ना करें जानवर को तो अच्छा है। आपके लिए भी सबसे अच्छा होगा कि आपका जानवर सेहतमंद रहेगा। यहाँ पे ले रहे हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। और जनाब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की जो वनडे सीरीज़ है वो 30 मई से रावलपिंडी में शुरू होने जा रही है और आखिरी 2 मैचेस तो गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। नाउ द रियल पिक फ्रॉम दिस न्यूज़ इज़ 2 रियल पिक्स है। पहला तो ये
कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट स्क्वाड के तमाम खिलाड़ी जो हैं जिनको खुद ऑस्ट्रेलिया नहीं जानता वो पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। दूसरा ये कि मुबारक हो एक बार फिर शादाब खान टीम में हैं, शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन हैं, बहुत से जिनको होना चाहिए था वो टीम में नहीं है और बहुत से जिनको टीम में नहीं होना चाहिए था वो एक मरतबा फिर बड़े तुम-तो-राग के साथ टीम में पहुंच चुके हैं। राइट एंड मेरे ख्याल में हम अभी सीरीज हारे भी नहीं हैं तो हम इस पर तैयारी कर लें कि जब हम हार जाएंगे खुदा ना करे इसी सीरीज तो हमने क्या कहना है कि क्यों आपने सही लड़के नहीं चुने, क्यों आपने फिर से उनको मौका दिया जो ऑलरेडी आपको फेल कर चुके हैं। सो दिस इज़ वन मोर टाइम, इट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग। लेकिन मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा आपके लिए कोई साइन हो नहीं सकता कि जितनी भी बड़ी टीमें होती हैं वो ऐसे खिलाड़ी आपके मुल्क में भेजती हैं जो कि ज़्यादा ना तो क्रिकेट खेले हुए होते हैं, जिनको शायद ऑस्ट्रेलिया भी उनके स्किल से वाकिफ़ नहीं है, जैसे प्लेयर्स अभी इस दफ़ा आए हैं। सो दैट रेजेस अ क्वेश्चन कि आपकी परफॉर्मेंस शायद इतनी बुरी है, यकीनन इतनी बुरी है कि तभी ऐसे प्लेयर्स आपको मिल रहे होते हैं। वेल 3 मैचेस की सीरीज़ है, अब शाहीन पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है फैसल, दैट्स व्हाट आई बिलीव आफ्टर द क्रिटिसिज्म दैट ही हैज़ टेकन जो बांग्लादेश टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद एज अ कैप्टन वो कैसे परफॉर्म कर पाएंगे विद द ऑप्शंस दैट ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड। भाई हम बता देते हैं ना कि हमारे स्क्वाड में कौन कौन है। बाबर आजम की हुई है वापसी, तो अफरीदी ऑब्वियसली कप्तान है, सलमान अली आगा हैं, अब्दुल समद इस बैक, अबरार हैं, अहमद दानियाल उनको शामिल किया गया है। इसके साथ द गुड थिंग इज़ कि फाइनली अरफात बिनहास जो हैं वो अब टीम में आ गए हैं और इसके साथ साथ सुफियान मुकीम जो हैं जिसके हवाले से वी आर ऑल येलिंग के ले लें प्लीज़ इनको, वो साहबजादा फरहान भी हैं, रोहेल नज़ीर ना, इस पे भी हम बात करेंगे। तो सैयद मोहम्मद अवैस क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, गुड मॉर्निंग और उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो अवैस भाई कैसा लग रहा है आपको अपना स्क्वाड? पहले तो हम इस पे बात कर लेते हैं, ऑल वेल ऑल गुड या फिर कुछ ग्रीवेंसेस हैं चंद को आप देखना चाह रहे थे जो नहीं है इसमें? अस्सलाम वालेकुम। देखिए मुझे पता है कि डेफिनेटली क्योंकि इस पे बहुत से सवाल आते हैं, हम खुद भी अगर पाकिस्तान का स्क्वाड देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो बहुत सी चीजें आती हैं ज़हन में। सबसे पहले अगर आप विकेट कीपर बैट्समैन की बात करें तो मुझे बड़ी हैरानगी थी कि हसीबुल्ला को जब ड्रॉप किया गया, क्योंकि लिस्ट ए कैरियर के अंदर उनके 2441 के करीब रन हैं, स्ट्राइक रेट भी उनका 87 है, 11 के करीब 100 भी उन्होंने अपना स्कोर की नहीं है, फिर भी उनको आप ड्रॉप कर देते हो क्योंकि वो आपके एक बैकअप प्लान के अंदर थे। रोहेल के लिए मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि रोहेल नज़ीर एक ऐसा क्रिकेटर है जो कि अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं बेचारा सियासत की नजर हो जाता है वो क्रिकेट बोर्ड वाले मामलात में, लेकिन जितनी उसने बैकएंड के ऊपर मेहनत की और खास करके उसने अंडर 19 को लीड किया, फिर परफॉर्म भी उसने लिस्ट ए के अंदर बड़ा जबरदस्त किया, तो ही इज अ वेरी गुड विकेट कीपर बैट्समैन। रिजवान की बात करें तो मैं इसलिए हैरान इसलिए था कि T20 में मुझे पता उनका फॉर्मेट नहीं है, वो चले जिद्दबाजी अपनी जगह के T20 मैंने खेलना है, लेकिन रिजवान आपके ओडीआई के कम से कम हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं पिछले 3 साल के अंदर। अगर मैं देखूं आप उनको ही ड्रॉप कर देते हैं। न्यूज क्योंकि कंफर्म नहीं है, न्यूज मुझे ये आ रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी ने इनसे बात की थी कि हम ऐसे कर लेते हैं कि आपको हम 6, 7वें नंबर पे बैटिंग करवाएंगे लेकिन रिजवान खेलते हैं 4थे नंबर पर। उन्होंने कहा मैंने 4थे पे ही खेलना है, मैं उसके अलावा नहीं खेलूंगा, जिसकी वजह से उनको ड्रॉप किया गया था। फिर सबसे बड़ा जो सवालिया निशान पेस बैटरी का होता है, क्योंकि माइक हैसन ने कहा कि जी हम अपने पूल ऑफ क्रिकेट को बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि सर पे वर्ल्ड कप है तो हम ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को आजमा रहे, अच्छी बात है। आपके पास हुनैन एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, आपके पास अली रजा एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, उनको किस लिए टीम में नहीं डाला गया? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन ओवर हियर। क्योंकि ठीक है हारिस रऊफ आपका लीथल वेपन है, साफ बात है, एक्सपीरियंस भी है, सारा कुछ है, लेकिन बेस्ट टाइम होता है कि अपने प्लेयर्स को आप अपनी होम कंडीशंस के अंदर ट्राई करो, क्योंकि इधर वो परफॉर्म करते हैं, उनको बेहतर पता होता है एज कम्पेयर टू मुश्किल कंडीशन में आप उनको जाके डालते हैं। फिर सवाल आता है शादाब खान का। शादाब खान ने आखिरी जो वनडे खेला था मुझे याद लगभग पड़ता है 2023 वर्ल्ड कप में खेला था और उनके कोई 7 पता नहीं मैच थे, 2 से उन्होंने आउट किए हुए थे, एवरेज भी उनकी कोई 118, इकोनॉमी 6.5 के करीब थी उनकी, 28 बाउंड्रीज मुझे याद है क्योंकि वो सारा उस दिन कैलकुलेशन कर रहे थे, 28 बाउंड्रीज उनको पड़ी थी। तो एज सच कोई उन्होंने कोई इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस ओडीआई क्रिकेट के अंदर नहीं दिखाई। T20 में नो डाउट वो जबरदस्त है, सारे मामलात हैं। तो ये सारी चीजें जितनी हो रही हैं इस वक्त, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की फिर मैं बात करता हूँ कि आपने 2-3 साल में बहुत अच्छे काम कर दिए, स्टेडियम्स को रिवैम्प कर दिया, PSL के अंदर छक्के मार दिए, हर चीज कर दिया, लेकिन अगर आप रियलिटी चेक पे जाएं, दोनों इस पे एग्री करेंगे कि पाकिस्तान टेस्ट टीम, पाकिस्तान वनडे या पाकिस्तान T20 उसकी परफॉर्मेंस बदतर से बदतर होती जा रही है क्योंकि इतनी शफलिंग है टीम के अंदर कि स्टेबिलिटी नाम की अब चीज ही कोई नहीं है। आपने देखा होगा टेस्ट क्रिकेट के अंदर फॉर्मीन बहुत बुरा परफॉर्म किया, सारा कुछ है, लेकिन आप भी शायद इस चीज से एग्री करेंगे इन बिटवीन द टेस्ट मैच जब चल रहा हो, पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग्स में अच्छी फाइट दिखाई थी, तब से ही बातें चलने लग पड़ी। उसी टेस्ट मैच के अंदर
who will be the next टेस्ट कैप्टन? क्या आप एकदम Yeah. प्रेशर टेस्ट कैप्टन पे डाल देते हो? वनडे कप्तान की बात करें, अभी वनडे सीरीज स्टार्ट नहीं हुई, इससे पहले ही बातें स्टार्ट होगी कि जी बाबर आजम अगले वनडे कप्तान होंगे, शान मसूद वनडे कप्तान होंगे, सलमान अली टेस्ट कप्तान होंगे। उसके पीछे एक T20 पॉइंट फॉर्मेट अभी कितने हमने खेलना है? बिल्कुल अवैस भाई, आई डोंट अग्री विद द फैक्ट कि जिस तरह से बातें होती हैं, तनकीद होती है, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बातें उठती कहाँ से? इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्पेकुलेशन, और फिर मीडिया पे भी ये खबरें आने लगती हैं, और फिर वो अंदर बोर्ड के अंदर भी ये बात होने लगती है। बट द पॉइंट इज, आप देखें ना हमारी परफॉर्मेंसेस कितनी बुरी हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, और जितने भी हमारे कप्तान हैं दे आर डूइंग पुअरली इन सो कॉल्ड जितने भी वो फॉर्मेट्स में हो, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी है, चाहे वो शान मसूद हैं। शान मसूद से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी, नहीं हो सकी चीज़ें उनसे। सो आई थिंक अब अगर हम रिजवान की भी बात करते हैं, रिजवान ने इवन टेस्ट में भी तकरीबन बेहतर ही किया, लेकिन द क्वेश्चन इज कि इससे पहले वो इतने कंफ्यूज नजर आए ओवरऑल। सो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में आपको कंपेल करती हैं टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस। देखिए, जो आपने बात की ना, दैट्स अ ब्रिलियंट जो चीज़ आप कह रही हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इस चीज़ का एक इशू होता है कि जब आप पाकिस्तान टीम की बात करते हैं, मसला ये आता है कि मैं भी बैठ के तनकीद करता हूँ, क्योंकि क्रिकेट देखते हैं ना, मैं वो शायद बंदा हूँ, आप लोग भी होंगे कि हम हार भी रहे हो ना तो मैं आखिरी बॉल तक देख रहा होता हूँ कि यार, क्योंकि क्रिकेट खेली हुई है, क्रिकेट से दिल लगी है, तो यार चलो बंदा कहता है कुछ ना कुछ शायद आखिर तक देखें, कुछ ना कुछ रिजल्ट ही कुछ डिफरेंट नजर आपको आ जाए। मसला कहाँ पर आता है इस वक्त, जब आप पाकिस्तान टीम की बात अगर करें ना, तो हमें प्लेयर्स तो नजर आ जाते हैं, मुझे भी नजर आते हैं, मैं तनकीद कर देता हूँ प्लेयर्स पे, तनकीद करता हूँ कोच पे, उनकी भी पूरी परफॉर्मेंसेज है, डेफिनेटली तनकीद बनती है। लेकिन मसला मुझे सिर्फ इस चीज की तकलीफ होती है कि जो बैकएंड के ऊपर जो सिलेक्शन कमेटी है, बैकएंड पे जो मैनेजमेंट है, जो क्रिकेट को चलाती है, उन पे तनकीद कोई भी नहीं कर रहा ना। उनको तो कटेरे के अंदर तो कोई भी लेके नहीं आता कि भाईजान आप भी जरा जवाब देना कि आपने कोचेस को इतना किस लिए चेंज किया, प्लेयर्स के अंदर इंस्टेबिलिटी क्यों पैदा की। उन पे तो हम लोग कभी बात नहीं करते, रियलिटी है, हम कभी भी बात उस पर नहीं करते। आपने PSL वर्ल्ड कप के बाद आपने PSL करवाई, अच्छी बात है, क्योंकि PSL आपने करवानी थी। सबको पता है कि PSL करवाने का उस टाइम पे ये मामला था इतनी जल्दी के अंदर के आप वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंसेस थी उसको अंडर स्क्रूटनी ना लेके, ना लोग बात करें इसके ऊपर, ना कुछ हो, दफन हो PSL के ऊपर लोग बात करने स्टार्ट हो जाए। हमने स्टार्ट कर दी PSL में, बाबर भी अच्छा परफॉर्म करे, सारे अच्छे परफॉर्म करे, सारी चीजें हो गई। अब आप वही PSL के मोड में बांग्लादेश सीरीज के अंदर गए, क्योंकि आपके लड़के T20 खेल रहे थे। टेस्ट क्रिकेट वाली बात अगर करें तो वो अभी तक नजर आता है टेस्ट क्रिकेट में जा ही नहीं रहे, क्योंकि जब बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप होती है तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर आसान अल्फाज में कि आप उसको छोड़ते। मैं जरा स्क्वाड पर आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आपने एक ऐसी बात की है, चलिए आप क्रिकेट खेले हुए हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड वन थिंग एंड दैट इज़ द मूड स्विच ऑफ द प्लेयर। आई मीन कि ऐसा तो नहीं होता था ना कि सईद अनवर के ज़माने में सईद अनवर को सिर्फ टेस्ट खेलने का कहा था, वनडे खेलने के लिए उनको पहले पता नहीं क्या करना पड़ता था। वसीम अकरम टेस्ट में और वनडे में दोनों में ही डेडली हो रहे होते थे। तो ये जो मोड स्विचिंग की आजकल बात हो गई है कि भाई क्योंकि लड़के PSL खेल रहे थे इतने अरसे तक, तो वो फिर टेस्ट में, तो इसलिए वो PSL मोड में थे। एज अ फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हुए भाई, इज इट दैट डिफिकल्ट? ये प्लेयर्स हैं, दे आर पेड फॉर इट, ये इनका काम है, ये इनके जो कोचेज हैं इनका काम है, इनके जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनका काम है कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं अपने गियर्स, तो कम ऑन, ये काम है ना हमारा। तो इसीलिए तो प्रैक्टिस सेशन, नेट सेशन इसीलिए टूर्नामेंट से पहले लगाए जाते हैं कि आप अपने आप को उसमें ढाल लें। ये एक नई उजुरदारी आ गई है हमारे सामने। ये जो आप बात करें ना, इसमें थोड़ा सा मैं एक एड ऑन भी करना चाहूँ कि उस टाइम पे आपको पता है कि आपका यहाँ तो पाकिस्तान होता था, या पाकिस्तान की होता था, पाकिस्तान शाहीन की था, या आपको डोमेस्टिक क्रिकेट था। यही 3 जगह थी जहाँ पर आपने परफॉर्म करके तो आपने वापस आना है पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए, वरना आपके दरवाजे बंद हो जाते थे। अब मसला क्या है कि आप लोग खुद भी, क्योंकि स्पोर्ट्स उसका मैं देखता हूँ करते हैं जब स्पेशल ट्रांसमिशन तनवीर भाई वगैरह के साथ, आप खुद भी उनसे पूछ लें तो वो भी शायद इस चीज को एग्री करेंगे कि इस वक्त अगर यंगस्टर्स की बात करें तो यंगस्टर्स, क्योंकि मैं लीग टीम्स में काम करता हूँ, मैं आने वाले यंगस्टर्स की आपको बात बताता हूँ। वो नहीं कहता कि मैंने पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, या उसके दिमाग में पता है कि चीज क्या होती है कि मैंने T20 खेलना है, मुझे शॉर्टकट चाहिए। वो शॉर्टकट का अल्फाज यूज करता है, क्योंकि उसको पता है कि जो T20 टूर्नामेंट है, जैसे कश्मीर प्रीमियर लीग होती थी या सिंध प्रीमियर लीग थी, जो भी थी अपना PSL से छोटी, वो टीवी पे आ रही है, उसमें 1-2 इनिंग्स अच्छी खेलूंगा या 1-2 अच्छी परफॉर्मेंसेस निकालूंगा, मेरे ऊपर लोग बात करना स्टार्ट हो जाएंगे सोशल मीडिया में, जो सोशल मीडिया का एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है। वो लड़का वहां से, उसका एक फायदा क्या होता है उसको कि पाकिस्तान टीम, मुझे नहीं पता 3-4 साल में इतने प्रेशराइज हो गए कि हमने, आपको याद हो 3-4 साल पहले भी, 2-3 साल पहले
हमने कोई 20-25 ऐसी ही कैपें उठा के फेंकी आके, जिसका दिल किया T20 क्रिकेट खेली थी पाकिस्तान की, फ्लॉप हो गए, फिर अलग बात है नजर नहीं आए। लेकिन वो लड़का क्या कहता है कि फ्लॉप हुआ जो भी हुआ, मेरे पर ठप्पा लग जाएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेटर है, दुनिया की लीग्स मेरे लिए खुल जाएंगी। वो ये शॉर्टकट ढूंढता है, वो नहीं देखता कि मुझे वो जो एक जो आपने मैकेनिज्म की बात की ना कि मैंने पाकिस्तान खेलना है यार, अगर परफॉर्म भी करूंगा तो पाकिस्तान वाले उठा के मुझे पाकिस्तान शाहीन्स में फेंकेंगे, पाकिस्तान शाहीन्स वाले मुझे उठा के डोमेस्टिक क्रिकेट में फेंकेंगे, जहां पर मैंने अपने आप को रगड़ा देना है। ये हुनैन है, चाहे अली रजा है, चाहे आप समीर मिनाज की बात करें, समीर मिनाज भी देखें ना, उनको टीम में जगह नहीं मिली। ये वो लड़के हैं जिनको फ्यूचर ऑफ आइकन कहते हैं। फॉर मी दे आर वेरी गुड। अच्छी बात थी आप उनको चांस देते अपनी होम कंडीशंस में, लेकिन जो सबसे अच्छा जो चेक था वो ये था, इनको आप डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर रगड़ा देते। ये बात एक डिबेटेबल है, इस पर कभी हम जरा लंबी बात करेंगे कि क्या खिलाड़ी फाइनेंसिस के पीछे इतने ज़्यादा पागल हो गए हैं कि उन्होंने टेस्ट को और वनडे को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच ओवैस भाई, हमारे साथ आप मौजूद थे और इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। वेल 30 डेट, और पहले तो हम ये कहते थे सेव द डेट, बड़ी सीरीज होने जा रही है। मैं देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड, आप भी आगे डू यू नो बिली स्टैनले? हैव यू हर्ड ऑफ हिम? अब छोड़ें यार, एक ऐसे भी बॉलर है जिन्होंने लास्ट 2019 में खेला था और अब वो खेल रहे हैं। ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। बिली स्टैनले। वेलकम बैक अगेन। और हम अब बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सिंगर की जिनसे हमने अपना सारा टीन एज उनके गानों को सुनते सुनते गुजारा। आई एम टॉकिंग अबाउट रहीम शाह, और उनका एक नया गाना अभी आया है जो कि बड़ा फेमस हो रहा है, लोग उसको सुन भी रहे हैं, और ख़ास करके मेरे ख्याल में उससे एक इमोशनल अटैचमेंट भी लोगों की बनती चली जा रही है। रिसेंटली ये गाना रिलीज़ हुआ है, गाने के बोल है एक नया घर हमें मिल गया, और इस गाने ने धूम मचाई हुई है। एंड आई थिंक बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है जब आप इस सॉन्ग को सुनते हैं। एंड मेरे ख्याल में अगर आप पेरेंट्स के साथ सुन रहे हैं तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग भी है आपके लिए। बुज़ुर्गों के एहसासात और बड़ी खूबसूरती से पेश किए हैं, और इस दिल को छू देने वाली ख़ास बात यह है कि इसके बोल पाकिस्तान के नामवर लिखारी अनवर मकसूद ने तहरीर किए हैं, जबकि इसकी धुन मारूफ मौसीकार अरशद महमूद ने तरतीब की है। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, अगर हम थोड़ा से सुना सकें इसको, ताकि सुनने वाले भी देखने वाले भी महसूस कर सकें कि ये किस हवाले से है, तो प्लीज़। तो चले, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं रहीम शाह खुद। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको क्या कंपेल किस इमोशन ने किया इस बारे में गाना गाने के लिए भी, और ख़ास करके अनवर मकसूद साहब ने इसे लिखा है तो ये उनके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गाना रिलीज़ हो गया है, हमने गाना सुना, बड़ा जज्बाती किस्म का ये गाना है, ओल्ड एज होम के हवाले से है। ईद के मौके पर ऐसा गाना बनाया है, क्या ख्याल था इस गाने को रिलीज़ करने से पहले कि ईद पर ये रिलीज़ करना है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो भैया पहली बार आपके देखने वालों को और सुनने वालों को मेरा सलाम, और आने वाली बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। ये बेसिकली गाना नहीं है, ये एक आवाज़ है उन लोगों की कि जिन्होंने सारी जिंदगी आवाज़ दी, चलना सिखाया, ओढ़ना सिखाया, बिछोना सिखाया, बोलना सिखाया, और अपनी ज़िंदगी के 20, 25, 30, 40 साल उन लोगों के लगाए जो उनसे पैदा थे। अब जब उनका टाइम आया कि उनकी तवज्जो अगर वो उनको मिलती, तो उन्होंने क्या किया कि उनको छोड़ दी। तो इस बीच में मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं इकबाल शाह साहब, उन्होंने बेड़ा उठाया कि नहीं, मैं कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनके अपने वालिद वालिदा दुनिया से रुखसत हो गए, तो उन्होंने कहा नहीं यार, मैं रखूंगा इनको ताकि ये मेरे साथ मेरे माँ बाप हमेशा रहें। अल्लाह ने 2 लिए, तो उन्होंने कहा कि मैंने घर बनाना है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओल्ड एज होम ना, तो ये सफेद पोश घर इसका नाम है। तो जब उन्होंने ये गैरत की तो फिर हम भी तो थोड़े से शर्म हमें भी आ गई। तो इस बीच में अनवर मकसूद साहब आ गए, फिर अयाज खान आ गए, तो बैठे बैठे इन्होंने कहा देखो रहीम, तुम तो ईद पे कुछ करते भी नहीं है, कुछ नहीं होता है, तो क्यों ना मैंने ये तराना है जो इकबाल भाई ने मुझे बताया। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा यार, मैं चाहता था मैं उसको कंपोज कर दूं, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा ये मैं अरशद महमूद साहब से ही करवाया। अनवर भाई ने मुझे कहा रहीम, उनकी एज भी 70 अबव है, तो मैंने कहा 70 अबव लोगों को मैंने कहा अनवर भाई समझ सकते हैं और अरशद भाई समझ सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो वो गाना उन्होंने कंपोज किया, अनवर मकसूद साहब ने लिखा वो गीत तराना सॉरी, और वो मैंने पढ़ा। और अल्लाह करे कि ये अल्लाह ताला अपने दरबार में कबूल मंजूर करे इसको, और इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ हमने इसलिए किया है। ये अगर मेरी आवाज़ किसी को पसंद है, या अनवर मकसूद साहब की शायरी किसी को पसंद है, उनका लिखना किसी को पसंद है, या अरशद महमूद साहब का म्यूजिक किसी को पसंद है, कंपोजिशन पसंद है, तो वो उसको पसंद करें। और इसका सिर्फ इस सफेद पोश घर के अंदर जो हमारे
माँ बाप यानी हमारे बुजुर्ग जो आए हैं उनका कुछ भला हो सके, बस ये मेरी ख्वाहिश थी। इसी बिल्कुल ये रहीम साहब। अच्छा रहीम शाह, ये बताइए कि क्या समझते हैं हमारे माशरे में जो बुज़ुर्ग हैं, नज़रअंदाज उन्हें किया जाता है, माशरे में लोग अपने बुज़ुर्गों से दूर होते जा रहे हैं, आपके अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? ये मैं आपकी बात बताऊं, ये सफ़ेद पोश घर बना इसलिए कि लोग कदर नहीं कर रहे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये है कि औलाद अपने माँ बाप को दुत्कारेगी, भगाएगी कि हट जाए हमसे। लेकिन चूंकि अब तक ऐसे लोग जिंदा है दुनिया में कि जिन्होंने हलाल की रोजी कमाई है, और वो मेरे ख्याल में ये सफ़ेद पोश घर के अंदर जो लोग मदद कर रहे हैं ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके अपने माँ बाप नहीं है। शायद वो देखो, आप माँ बाप की खिदमत कभी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग मदद कर रहे हैं अभी, लाज़ी बात है, मुखय्यर हज़रात हैं सारे, जैसे इकबाल शाह साहब हो गए, अनवर मकसूद साहब हो गए, मैं भी ज़कात खैरात नहीं ले सकता, किसी से खा नहीं सकता, अयाज भाई हो गए, ऐसे और बिजनेसमैन हैं, इसमें बैंक्स हो गए, वो लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन ये लोग उस वक्त तक मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ होनी ही है कि लोगों ने अपने बच्चों ने अपने माँ बाप को निकालना है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं उन लोगों को हम रोड पे रहने ना दें। बिल्कुल। तो ये मैंने उस तरह दर्द वाला भी नहीं गाया है, बस हल्का मीठा सा, जैसे रोमांस हल्का सा, जैसे माँ बाप से करते हैं, आप बूढ़े माँ बाप से करते हैं, क्योंकि बूढ़े माँ बाप की मिसाल ऐसे है कि जैसे हम बचपन में उनकी औलाद थी, हमें नहलाना, बुलाना, चलना सिखाना, बोलना सिखाना, तो ये उम्र भी बच्चों जैसी हो जाती है। अगर इस उम्र में आपने छोड़ दिया तो आखिरत में भैया आपका कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा भाई, आपके चैनल की तवज्जो से, कि जो भी मुखय्यर हज़रात हैं, मेरा अपना जाती कहना ही है कि आप आए, एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, आपको ऐसे ही फील होगा जैसे आपके अपने सगे माँ बाप होंगे, और अगर जवान है तो आपको ऐसा लगेगा दादा दादी है। एकदम बहुत अच्छा है और हम इसके लिए आपको अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं। ये बताइएगा रहीम शाह कि अनवर मकसूद साहब की शायरी, उनके अल्फाज को मौसीकी के अंदाज में अपनी आवाज़ में पेश करना कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपके लिए? वो इतना अच्छा उन्होंने लिखा है, कहते हैं कि ना ये माँ बाप का ना ये औलाद का एक अपना सा घर मिल गया, एक नया घर हमें मिल गया। और अनवर साहब ने भी अगर ये लिखा है, मैं समझता हूँ, मुझे भी 30 साल हो गए हैं, उनको 50 साल से ज्यादा हो गए हैं, अरसा हो गया है बिल्कुल टेलीविजन को देते हुए और लिखते हुए। मुझे उनके अल्फाज ये बता रहे हैं कि ये अल्फाज इनसे बाकायदा कोई रूहानी तौर पे लिखाए गए हैं, और बड़ी सिंपल सी मेलोडी है। मैं उसकी एक बोलता है, एक अपना सा घर मिल गया, ना ये माँ बाप का ना ये औलाद का, एक अपना सा घर मिल गया। इतना खूबसूरत आए ये बोलना, इतने खूबसूरत आए, लेकिन ये उनकी समझ में आएगा जो बूढ़ों की तरफ एक नजर देखे, तब ये मेलोडी समझ में आएगी आपको। अल्लाह करे आपके देखने वाले को, सुनने वाले को, सबको पसंद है। अच्छा रहीम भाई, आपके गाने जो हैं वो कुछ गैप के साथ आते हैं, तो इंतज़ार करते हैं लोग रहीम शाह, फिर आप मार्केट में देते हैं एक एंट्री। तो जब आप बना रहे होते हैं कोई भी गाना, सिर्फ ये वाला नहीं, कोई भी गाना, तो किन बातों का आप ख्याल रखते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? और हाँ, साथ ही क्योंकि आप मौजूद हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि जो आपके फैंस हैं उनको ईद के मौके पे कोई पैगाम तो ज़रूर दे के जाए ना। मैं खुद भैया 50 साल का हो गया हूँ। 50 साल में थोड़ा सा तो मिच्योर आदमी को होना चाहिए, और फिर भैया अल्लाह रसूल को बहुत मानता हूँ, और मेरा सब कुछ जानो माल, सब औलाद, सब कुछ उनके ऊपर कुर्बान। लेकिन ये अकल अल्लाह ताला ने मुझे पैदाइश के बाद भी दी थी, उससे पहले भी मेरे पास थी, लेकिन मेरे वालिद ने जो मुझे सिखाया है, बस एक बात तो मुझे हमेशा टोकते का बेटा, ऐसा कुछ कुफरी अल्फाज मुझ से ना निकाल देना गाने के अंदर जिसमें शिर्क हो गया। बस अब जो मैं देखता हूँ, अब मैं ज्यादातर लाजिम है मस्ती के गाने भी गाता हूँ, पश्तो है, सिंधी है, बलोची है, उर्दू है, फारसी है, लेकिन अब मैं इस बात का जरूर ख्याल रखता हूँ यार इसमें कोई शिर्क के अल्फाज ना हो। लोगों ने मुझसे कितनी बार कहा यार आप सुफियाना कलाम नहीं गाते हैं, मनक़बत नहीं। मैंने कहा यार मुझे ये बताएं, अगर मैंने गा दिया और मुझे कानों को अच्छा लग गया और मुझे पैसे उससे आ गए और मैं पैसे कमाने लग गया, तो आखिरत में इसका मुझे कोई अजर नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम इस बात को तो मुझे अजर मिले, या अल्लाह मैंने शिर्क नहीं किया है। अच्छा रहीम शाह साहब, बिल्कुल ख़ता कलामी की माज़रत मैं आपसे कर रहा हूँ, लेकिन हम एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, आपसे मजीद बात करेंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। और रहीम शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रहीम शाह, इससे पहले कि मैं मज़ीद आपसे बात करूं, मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा हम ये गाना और सुने। कुछ हमने इब्तिदा में सुनाया, कुछ थोड़ा सा हम अभी मज़ीद भी सुनाए आपको, थोड़ा सा और इसके बोल तो प्लीज़ सुनाइए। तो अब हम रहीम शाह साहब से बात कर रहे थे। आखिरी सवाल है रहीम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वेट भी किया। जानना ये चाहते हैं कि हर दौर में मौसीकी ने एक नया अंदाज़ अपनाया है। पुराने दौर के लोगों की अपने अंदाज़ की मौसीकी होती थी, और अब हम देख रहे हैं कि नौजवान नस्ल जो है वो अपने मनपसंद स्टाइल में गाने बनाते हैं। आजकल हर गाने में थोड़ा बहुत रैप तो चल ही रहा होता है, मतलब ये एक आम ट्रेंड है, हम देख रहे हैं इस तरह के गाने। तो आप किस तरह से देखते हैं जो नए ट्रेंड्स आते चले जा रहे हैं? जैसे मैंने अभी रैप का भी जिक्र किया, कोई बेहतरी की गुंजाइश लगती है? नहीं, देखिए, म्यूजिक शुरू से लेके याद रखना क़यामत तक म्यूजिक ही हो। ये देखिए, एक दौर होता है, मेरा दौर था, पहले मैं दौड़ता था भैया, मैं 8-8 किलोमीटर दौड़ता था। अब मैं 8 किलोमीटर चलता भी हूँ तो मैं हाँफना शुरू कर देता हूँ। इसका मतलब है कि मैं कमजोर हो रहा हूँ, मैं ढल रहा हूँ। तो जो नया आ रहा है उसके पास फोर्स है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी बहुत अच्छे हैं, और ये भी मैं नहीं कहता हूँ कि सब खराब हैं। दौर के हिसाब से म्यूजिक चल रहा है। हाँ, एक है कि अब वो दौर नहीं रहा कि 10 लोग ऐसे बैठे और उन्होंने किताब खोली है और वो खुद से किसी चीज को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, खुदा की कुदरत को। यानी म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, इसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं हवा की तरह। तो वो तो मैं नहीं कहूंगा कि वो वाला म्यूजिक है। अब हमसे पहले के लोग आए थे, कहते थे यार देखो यार क्या दौर था पुराना है यार, कभी तो तुम तो, ये गाने थे। अच्छा यार, वो कितने अच्छे थे, हमें आज भी वो अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं जब इस दौर में आता हूँ तो वो कहते हैं यार बहुत अच्छे थे, लेकिन इसको हम अपने अंदाज में कर लें। जब वो अपने अंदाज में करते हैं तो वो उससे ज्यादा और अच्छा लगता है। तो म्यूजिक कभी बूढ़ा नहीं हुआ है। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, म्यूजिक ने नहीं बनाया। तो जो लड़के कर रहे हैं, आप याद रखिए, जो मेहनत करके कर रहे हैं और जो ज्यादा किसी आले का इस्तेमाल नहीं करते हैं और कुदरती चीजों पे इन्हिसार करते हैं, तो वो आपको पता है, स्टूडियो के स्टेज का गाना अलग है, गैदरिंग का गाना अलग, तो उसके लिए मजबूत आदमी चाहिए। ओके रहीम शाह साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो कल आपका 26 तारीख को गाना रिलीज़ हो रहा है, उसके लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक। और आपने जो आखिर में जाते जाते बात की है वो बड़ी अच्छी है कि भले से दौर कोई भी हो, मौसीकी ही रहेगी। इसलिए वो तमाम तर अफराद जो इसमें तबाह आजमाई की कोशिश कर रहे हैं वो जितना नेचुरल से नेचुरल रखे। अब तो एआई आ गया है, अब एआई तो अल्लाह माफ़ करे, एक गाना उसमें डाले और मुख्तलिफ सिंगर्स की आवाज़ में वो गाना आ रहा होता है। सो वेल, टैलेंट इज देयर। तो टैलेंट पर हम बात कर रहे थे कि एक टैलेंट हमारे साथ भी मौजूद थे जो कि हर वक्त के साथ अपने आप को ना सिर्फ तब्दील भी कर रहे हैं बल्कि नया सॉन्ग जो उनका है, विशिंग ऑल द बेस्ट, और खास करके उनका जो कॉज है वो है। सो हम यही विश करते हैं कि जैसे जैसे हमारे वालिदैन बूढ़े होते जा रहे हैं, बच्चे उनकी खिदमत करते रहें, और जिनकी खिदमत के लिए उनके बच्चे मौजूद नहीं है, इस तरह के घर उनको पनाह देते रहें, उनको शेल्टर देते रहें। इसी थॉट के साथ ले रहे ब्रेक, सी आफ्टर दिस। वेलकम बैक अगैन। हमें दोबारा से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंड वाइल हम सब गर्मी के बारे में, ईद के बारे में बातें कर रहे हैं और क्या कुछ पाकिस्तान में हमें करना चाहिए, इस बारे में हम अक्सर बात करते हैं। कई ऐसे लम्हात होते हैं जब हम भूल जाते हैं कि गज़ा में किस किस्म की बर्बरियत अभी भी जारी है। रिसेंटली हम सब ने देखा कि इस्राएली फ़ौज की हिरासत में रहने वाले साद ईदी साहब, जो उन्होंने हौलनाक इंकशाफात किए हैं, वहाँ जो जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए हैं, जिस तरह से उनके फ्लोटेला को रोका गया, वहाँ मौजूद लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, फिर जिस तरह से एक हब्से बेजा में लोगों को रखा गया, इस हवाले से हम उनसे बात करना चाहेंगे कि वहाँ पर क्या माहौल रहा है, वहाँ पर जो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो लोग मदद करना चाहते हैं उनके साथ जो जुल्म किया जा रहा है, वहाँ क्या सूरत हाल रही है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। हमारे खुद मौजूद हैं साद ईदी जो इस पूरे सफ़र का हिस्सा थे, उसके बाद क्या कुछ हुआ इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद साहब, सबसे पहले तो आप जिस तरीके से वापस तशरीफ़ लाए हैं, हम बहुत यहाँ पे परेशान थे, दुआगो थे, लेकिन हम अल्लाह ताला के सरबसजूद हैं कि आप बहिफाजत आए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही मुतमईन कर देने वाली बात है। साद भाई ज़रा बताइए, ये सफ़र जब शुरू हुआ फ्लोटेला का, ये हमेशा से एक सवाल होता है, सबको पता है कि फ्लोटेलाज का इवेंचुअली होगा क्या, हमेशा से। इसके बावजूद ये फ्लोटेलाज निकलते हैं, आप भी इसके बावजूद, जानने के बावजूद कि क्या होगा, उसके बावजूद आप गए, क्यों?
क्या ऐसे पीछे धुन होती, क्या लगन होती है कि निकल पड़ते हैं लोग? उम्मीद होती है और एक जज्बा होता है जाने का, कुछ करने का। फ़लस्तीन के लिए ये इंसानियत का मसला है, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं रह गया। ये इंसानी अलमिया बन चुका है अब। दूसरा ये कि 2010 में एक फ्लॉटिला गया था जो कि गजा पहुंचा था और एड भी इन्होंने दी थी, और जो बोट्स वहाँ पहुंची थी वो इन्होंने वहाँ के फिशरमैन को दे दी थी ताकि वो अपना रोजगार और खाने पीने का बंदोबस्त कर सके। दूसरी चीज़ ये कि जो है ये कोशिशें जारी रहेंगी जब तक कि फ़लस्तीन आज़ाद, गजा आज़ाद नहीं हो जाता और इसराइल जो है वो अपनी मनमानी और इस तरह के इलीगल ब्लॉकेट, इलीगल सीज को जो है वो ख़त्म नहीं कर देती। हमारी कोशिशें इंशाल्लाह जारी रहेंगी। साद साहब, बहुत बहुत ही हौलनाक इंकशाफात, आपकी भी गुफ्तगू हमने सुनी जब आप वापस आए, टर्की में मौजूद थे, वहाँ आपका इलाज हुआ, दीगर लोगों की बातें भी हमने सुनी। जानना ये चाहते हैं कि वहाँ जब कस्टडी में लेती है इसराइली फोर्सेस आपको, उसके बाद वो क्या करते हैं? देखिए ये जो अभी जो इस वक्त जिस फ्लॉटिला से मैं आया हूँ, जो फ्लॉटिला का मैं हिस्सा था, उस वक्त जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा ब्रूटैलिटी का जो है वो इजहार किया हमसे, और जो है तकरीबन 428 लोग थे हमें, जिसमें से इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। इन्होंने सबके साथ टॉर्चर किया, इन्होंने सबको टीज किया, इन्होंने जो है तकरीबन 15 लोगों को सेक्सुअली असॉल्ट किया है। हमारी कश्ती में जो प्रिजन बोट थी जिसपे 2 रात और 3 दिन गुजारे हमने, उसके अंदर जो है 80 लोग थे। आपने 40 फीट का एक कंटेनर देखा हो जी, कंटेनर के अंदर थप्पियां लगा के सोते थे। 10 फीट के कंटेनर 60 बंदे सोते थे, जो कि सो भी नहीं सकते थे सही से, और रात में सर्दी होती थी और ये लोग फ्लड करते थे, पानी डालते थे फर्श पे ताकि गीले रहे हम लोग और हमें तंग किया जाए। और दिन में जो है वो 3-3 दफा स्टन गनरेड होता है, मुझे तो नाम भी सही तरह नहीं, वो फायर करते थे, उससे डैमेज कुछ नहीं होता लेकिन जो है आवाज बहुत आती है और स्मोक हो जाता है। हरासा करने के लिए, तंग टॉर्चर करने के लिए, नफ्सियाती दबाव में लेने के लिए। इससे ज्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी, जो सबसे ज्यादा दबाव जिसमें हमें महसूस होता था, जब रात में इंटरसेप्शन होती थी, आधी रात के वक्त जब किसी बोट को इंटरसेप्ट किया, उसमें जो है वो आवाज़ें आती थी हमारे साथियों की, जिनको टॉर्चर किया जाता था एक कंटेनर में। और वो सबसे खौफनाक मंजर होता था रात, जो कि ना उसमें नींद सो पाते थे हम, और ना किसी से बात करते थे, सब खामोश होते थे, इंतजार करते थे जैसे ही हमारे साथी होंगे उनका जो है जो भी चीज़ें हैं हमारे पास, उनसे उनका इलाज करने की कोशिश करेंगे, तो आराम देने की कोशिश करेंगे, इलाज को मुमकिन ही बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये हमें पानी 180 लोगों में जो है 180 से भी कम 500 ml वाली पानी की बोतलें दे देते हैं, और जो है हम बहुत सारे लोग भूख हड़ताल पे थे। इन्होंने बहुत टॉर्चर किया, हमें नील डाउन करा। बिल्कुल, वो और हम देख रहे हैं जिस तरीके से। अच्छा साद भाई, मुझे ये बताइएगा, जब डिटेन किया जाता है उसके बाद पासपोर्ट्स गालिबन लिए जाते हैं, वैसे तो ये जो इसराइली दहशतगर्द हैं ये किसी को भी मलूज़ खातिर नहीं रखते, चाहे अमरीकी हो, बरतानवी हो, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, कहीं के भी हो। लेकिन आपका जब पासपोर्ट लिए पता चला पाकिस्तानी है, तो उस वक्त उनका कुछ क्या रिएक्शन था? कुछ मुख्तलिफ रिएक्शन था? हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, और फिर जो है वो हर जगह पे इन्होंने एक रूम बनाया हुआ था, उसमें मखसूस बंदों को लेके जाते थे, वहाँ पे टॉर्चर करते थे। 4-4, 5-5 बंदे होते थे इनके एटलीस्ट, जो कि उल्टा दो हाथ में होती थी हथकड़ियाँ, दोनों बाजू पकड़ के 2 लोग उल्टा कर देते थे, और फिर पेट पे, मुंह पे, कमर पे जो है वो घुसते और लाते मारते। और ये बहुत ही कम लोगों के साथ में, ज़्यादातर मुसलमानों के साथ जो है ये रवैया इन्होंने अपनाया हुआ। उनको शर्म आनी चाहिए, इस तरह से जो है वो दहशतगर्द ही इंसान होते हैं। सिर्फ हम तो फिर भी पीसफुल एक मिशन, ह्यूमैनिटेरियन एड का मिशन लेके गए थे, इन्होंने उससे भी बदतर रवैया अपनाया। और ये लोग, ये तो 4 दिन पे सिर्फ फलस्तीनी पिछले 80 साल से जो है ये रवैया बर्दाश्त कर रहे हैं, और उनके साथ तो होता भी जो है वो और ज्यादा टॉर्चर होता है और ज्यादा तंग किया जाता है। कितने 11,000 फलस्तीनी है जो कि अभी भी जेल में, जिसमें से कई कई सैकड़ों की तादाद में जो है वो बच्चे हैं जो कि माइनर हैं, जो बालिग भी नहीं। उनको शर्म आनी चाहिए।
तरह का रवैया अपनाते हुए इंसानों के साथ। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं साद भाई कि आपने 4 दिन वहाँ गुजारे, जो सालों साल से ये जुल्म बरबरियत देख रहे हैं, उनके ऊपर हमें अंदाज़ा भी नहीं है। आप तो बता सकते हैं, वो लोग तो कह रहे हैं कि उनके साथ किस किस्म का जुल्म किए जा रहे हैं वहाँ पर। बहुत शुक्रिया साद साहब, उम्मीद करते हैं कि यहाँ से पूरी दुनिया से जितने भी फ्लॉटिलाज और मदद के लिए लोग गज़ा तक पहुँचते हैं वो वाकई इन लोगों की मदद भी कर सके। वेल यहाँ पर अब मुलाकात होगी हमारी कल। हमारे शो का यहाँ पर हो गया है इख्तिताम। कल तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।